नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ में धर्मराज सिंह। और इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। सोपोर में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं, जबकि 3 स्थानीय लोगों की भी मृत्यु हुई है। कुल मिलाकर इस घटना में 5 जानें गई हैं, जिनमें 2 पुलिसकर्मी हैं जो शहीद हुए हैं और 3 स्थानीय नागरिक इस घटना में शहीद हुए हैं। 5 लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है। आतंकियों ने पुलिस के नाके पर फायरिंग की है। बताया जा रहा है कि यह हमला लश्कर की तरफ से किया गया है। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। 2 पुलिसकर्मियों की इसमें जान गई है, 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, जबकि 3 कॉमन मैन सिविलियन की भी इस घटना में जान गई है। सोपोर में यह हमला हुआ है, एक बड़ी घटना जम्मू कश्मीर में। इस घटना की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने ली है। लश्कर की तरफ से इसकी जिम्मेदारी ली गई है। 5 जानें गई हैं इस आतंकी हमले में, जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, जबकि 3 सिविलियन की जान इसमें गई है। 5 लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है। सोपोर जो उत्तरी कश्मीर का इलाका है, यहां पर यह आतंकी घटना हुई है। एक बड़ा आतंकी हमला है। 5 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 2 पुलिसकर्मियों के शहीद होने की खबर है, जबकि 3 सिविलियन भी इस घटना में हताहत हुए हैं। 3 सिविलियन की जान गई है। अब तक 5 लोगों की मृत्यु की खबर आ रही है। 5 लोगों की जान गई है इस आतंकी हमले में। यह बड़ा आतंकी हमला हुआ है सोपोर में। तो फिलहाल ये जांच का विषय हो सकता है कि कैसे इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, लेकिन शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिल रही है कि लश्कर ने इस घटना को की जिम्मेदारी ली है। लश्कर तैयबा ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस वक्त मेरे साथ जम्मू एंड कश्मीर के एक्स डीजी पुलिस कुलदीप जी जुड़ चुके हैं। सर वेलकम। इस घटना में जो सोपोर में हुई है सर, इसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, 3 सिविलियन की जान गई है। इसमें अगर देखें तो अब ये देखा जा रहा है कि सिविलियंस को और पुलिसकर्मियों को टारगेट कर रहे हैं आतंकी। इस मॉड्यूल को आप कैसे देखते हैं सर? जी, ये पाकिस्तान की बदस्तूर कोशिश रही है कि वो यहाँ के हालात को खराब करे। इसके बावजूद कि उन पे काफी इंटरनेशनल प्रेशर है, उनकी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हुई है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि इन आतंकी कार्रवाइयों पे ज्यादा पैसा खर्च कर सके। लेकिन उन्होंने अपना जो एजेंडा रखा वो बरकरार रखा है और उसमें उन्होंने जो माली या बाकी इमदाद यहाँ टेररिस्ट को कर रहे हैं वो जारी रखी है। फंडिंग भी जारी रखी है और उनकी डायरेक्शन पे और उनके इशारे पे सारी कार्रवाई यहाँ पे हो रही है। वो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में हालात सुधरे और किसी तरह से नॉर्मलाइज हो जाए, और इनकी कोशिश रहेगी जब तक वो दोबारा इसको फुल्ली रिवाइव कर सके। अभी तो वो ग्रे लिस्ट में है इंटरनेशनल एजेंसीज के, अमेरिकन प्रेशर भी है, इंटरनेशनल प्रेशर भी है, इसलिए वो थोड़ा लो की पे है। लेकिन एक बार अगर उन पे थोड़ा प्रेशर कम हो जाए या उनकी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो जाए, वो यहाँ पे आतंकी कार्रवाई फिर बढ़ाएंगे। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हिंदुस्तान का रिस्पांस बड़ा इफेक्टिव होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान हमेशा के लिए इन कार्रवाइयों में जो वो मुलविस है वो बंद हो जाए। तो इसमें ये कार्रवाइयां जो हैं ये उनके टेररिस्ट के जरिए और उनके जो ट्रेंड पिट्ठू है यहाँ पे, उनके जरिए ये कार्रवाइयां चालू रहेंगी। और ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से है कि यहाँ पे बढ़ने नहीं पा रही है ये इस तरह की एक्शन। अदरवाइज पाकिस्तान का अगर बस चलता तो वो यहाँ के हालात बराबर खराब रखता है। सर 370 और 35A के खत्म होने के बाद इस तरीके की घटनाओं पर थोड़ी कमी तो हुई है, अंकुश लगा है, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। अभी भी आपको लगता है कि सुरक्षा बल या सुरक्षा कर्मी जो इनका अंदर में हिंदुस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर जो इनका मॉड्यूल है, जो इनके लोग हैं,
उनकी सक्रियता कम हुई, लेकिन अभी भी वो मौजूद है, उनको ट्रेस करना एक बड़ी चुनौती है? देखिए, यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस का काम रहा है वो बहुत सराहनीय रहा है। टॉप टेररिस्ट मारे गए और टेररिस्ट का नंबर जो है वो भी बहुत मारे गए। लोग भी यहाँ पे तंग आ चुके हैं, लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पे पीस हो जाए। मैं अभी श्रीनगर में हूँ, मैंने खुद देखा यहाँ पे काफी लोगों से मिलके कि वो चाहते हैं कि यहाँ अमन अमान बरकरार रहे और यहाँ पे कार्रवाइयां जो है वो कम हो जाए इस टाइप की, ताकि लोग अपनी मामूल की जिंदगी और डेली एक्टिविटीज को फिर से बहाल रखें। कोविड की वजह से भी जो यहाँ पे परेशानियां हुई और उसके साथ साथ अगर टेररिस्ट भी अपनी कार्रवाई चालू रखेंगे उससे लोग किसी टाइम भी अब रिवोल्ट कर सकते हैं इनके खिलाफ। इसलिए बड़ा जरूरी है कि इस मौके का सही इस्तेमाल करके इंडियन गवर्नमेंट एक ऐसा रिस्पांस बनाए ताकि पाकिस्तान हमेशा के लिए इस टाइप की कार्रवाइयों में उलझने से बिल्कुल उसका एक पावर ही खत्म किया जाए। इसमें लोगों का भी साथ रहेगा और यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका भी जो काम है वो जिस तरह से इन आतंकी कार्रवाइयों को खत्म कर रहे हैं, ये दोनों मिलके इसको एक समाप्ति पर ला सकते हैं। सर, अमून आपको तो बेहतर तरीके से जानकारी होगी, ये आतंकी संगठन लश्कर हो, जैश हो, इनका जो मॉडस ऑफ ऑपरेंडिस होता है कश्मीर में, ये इनके टारगेट पे जो छोटे छोटे 17, 18, 20 साल के जो लड़के होते हैं उनको ये टारगेट करते हैं, इनसे गोली चलवाते हैं। और इसमें यह भी देखा जाता है कि जब वो घटना को अंजाम देते हैं तो कई बार सिविलियंस उनको बैकअप भी कर लेते हैं क्योंकि अपने जान पहचान के होते हैं। इसमें भारत सरकार का रोल किस तरीके से आए ताकि लोगों को, ऐसे लड़कों को उनके साथ मिलने से रोका जाए, उनकी सहभागिता को कम किया जाए? देखिए, इसमें जो पाकिस्तान का जो रोल रहा है वो यहाँ के मासूम लड़कों को और जो इम्प्रेशनेबल एज के लड़के हैं उनको बहाव में लाया जाए, उनको ब्रेन वॉश किया जाए, उनको हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काया जाए और फोर्सेस के खिलाफ भड़काया जाए और उसी के नतीजे में इस टाइप की कार्रवाई हो रही है। जहां तक आप कह रहे हैं कि सिविलियंस का साथ है, सिविलियंस का साथ नहीं है इसमें, लेकिन ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है उनका साथ जरूर है, जो उनके लिए पहले रास्ता बनाते हैं और जो यहाँ पे मोबाइल को इस्तेमाल करके लोगों को भड़काते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन कर ले। जहां भी कोई एनकाउंटर होता है वहां पे वो लोगों को कहते हैं इकट्ठा होने के लिए ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में उनमें रुकावट आ जाए। लेकिन बाकी जो आपका पॉइंट जो बड़ा वैलिड है, जिसमें आप कह रहे हैं कि लोगों को कैसे साथ दिया जाए, उसमें वो अभी बहुत कार्रवाई करनी बाकी है। उसमें वाकई हम अभी काफी गुंजाइश है बहुत इम्प्रूवमेंट करने की, लोगों को अपने साथ लेने की, लोगों की प्रो पीपल एक्टिविटी करने की और गुड गवर्नेंस की, डेवलपमेंट की, ताकि लोगों को लगे कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो हिंदुस्तान के सर, एक छोटा सा रिएक्शन सर, पुलिस सिक्योरिटी पर्सनल तो चलिए काम कर ही रही है, सीआरपीएफ अपना काम कर रही है, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस को इस वक्त क्योंकि देखा ही जा रहा है कि पुलिस को भी अब टारगेट किया जा रहा है। पुलिस पेट्रोलिंग में निकलती है, थाने के आसपास होती है, कोई दो पुलिस वाले बाजार में चलते हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस को क्या, पुलिस की तरफ से जरूर हेडक्वार्टर्स की तरफ से दिशा निर्देश तो जारी होते होंगे, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए? देखिए, पुलिस का काम ऐसा है कि मैं बताऊं कि पुलिस को लोगों के साथ उठना बैठना जरूरी है। ट्रैफिक पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर डिप्लॉयमेंट है, डे टू डे डिप्लॉयमेंट है, बंदोबस्त ड्यूटी है और जो पुलिस की कार्रवाइयां होती है थाने में इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में, उसके लिए लोगों के पास जाना, लोगों के साथ बात करना बड़ा ये एक बेसिक काम है उनका। वो पैरामिलिट्री फोर्सेस या आर्मी की तरफ से अपने आप को लोगों से अलग नहीं कर सकते हैं। चलिए सर, में नहीं रह सकते जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। कुलदीप खोड़ा, एक्स डीजी पुलिस जम्मू एंड कश्मीर, जो इस पूरे प्रकरण पर बेहतर तरीके से स्थिति को स्पष्ट कर रहे थे कि जम्मू एंड कश्मीर को लेकर एक बड़ी बात यह होती है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचती नहीं है, लोग सही तरीके से इन्फॉर्म नहीं होते हैं। तो इस तरीके के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो बेहतर इंफॉर्मेशन, बेहतर जानकारी आपको दे सकते हैं। बढ़ते आगे दिग्विजय सिंह की बात करते हैं। एक क्लब हाउस चैट का ऑडियो वायरल हो रहा है। आज सुबह से ही एक कल देर रात से ही अगर कहें तो ये वायरल हो रहा है, जिसमें दिग्विजय सिंह ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 370 और 35A जिसे भारत सरकार ने हटाया है और कश्मीर की एक अलग जो स्टेटस थी उसको वापस से लाया जाएगा। उस चैट की अगर बात करें, क्लब हाउस चैट की बात करें, तो उसमें एक पाकिस्तानी पत्रकार भी शामिल थे। पाकिस्तानी पत्रकार की तरफ से शाहजेब उनका नाम है, जब उन्होंने सवाल पूछा तो दिग्विजय सिंह ने कहा
कि भारत में अगर सत्ता परिवर्तन होता है, अगर कांग्रेस की सरकार आती है, तो 370 को एक बार फिर से लागू किया जाएगा, यानी कश्मीर को एक बार फिर से उनका स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा। क्या कुछ इस क्लब हाउस चैट में, सुनिए। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. Thank you so much. Thank you, Shazib. Next speaker is, Nyanesh. Nyanesh, please ask your question. Thank you so much. चलिए बढ़ते आगे। क्लब हाउस चैट पर संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला बोला है और संबित पात्रा की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी को अपना नाम बदल देना चाहिए। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जगह पर नाम बदलकर एएनसी कर देना चाहिए। एंटी नेशनल क्लब हाउस कर देना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि उसके पहले जो से स्टेटस जो उनका है उसको मैनेज रखा जाएगा। आपको बता दें कि जब से ये क्लब हाउस चैट की बात सामने आई है, उसके बाद से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला जा रहा है और इसी सिलसिले में संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला और आरोप लगाया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी कांग्रेस पार्टी का नाम है, उसको बदलकर आईएनसी की जगह पर एएनसी कर देना चाहिए, एंटी नेशनल क्लब हाउस कर दें। दिग्विजय सिंह ने जो कहा उसके लिए पहले से ही स्टेज मैनेज रहा होगा, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। चलिए क्या कुछ आरोप है संबित पात्रा को, आपको हम सुनवाते हैं। से झूठ 25 अगस्त 2019 को एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था आर्टिकल 370 हटा करके हिंदुस्तान की सरकार ने एक भारी गलती कर दी है और बहुत बड़े रूप में जम्मू कश्मीर में लोगों के ऊपर आक्रमण हो रहा है। हजारों लोगों के, एक बाइट में उन्होंने कहा था पार्लियामेंट के बाहर, हजारों लोग हताहत हो गए हैं, मारे गए हैं और इंडिया में जम्मू कश्मीर में कोई डेमोक्रेसी और लोकतंत्र नहीं है। नतीजा 25 तारीख को राहुल गांधी ये ट्वीट करते हैं और 27 तारीख को 2 दिन बाद एक डोसियर बना करके एक चिट्ठी लिख करके इमरान खान, पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष इमरान खान, इसे यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में डिपॉजिट करते हैं और कहते हैं देखिए ये इंडिया का वक्तव्य है, ये इंडिया के ऑपोजिशन लीडर का वक्तव्य है। आप सोचिए जरा, मुझे तो शक है कि ये किस प्रकार से टाइमिंग थी कि 25 तारीख को राहुल गांधी का ट्वीट और 27 तारीख को यूनाइटेड नेशन में प्रस्तुत हो जाना। कहीं ये सांठगांठ तो नहीं? ये कितना बड़ा टूल किट है। कहीं ये सांठगांठ तो नहीं कि हां मैं ट्वीट करूंगा तुम उसे प्रस्तुत कर देना, और हजारों लोग मारे गए। किस प्रकार से झूठ फैलाया गया। 25 अगस्त। तो क्लब हाउस चैट को लेकर अब सियासत गर्मा गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हालांकि ऑफिशियली इस पर कोई बयान अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर पूरी तरीके से हमलावर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी से ये पूछ रही है कि क्या कांग्रेस पार्टी का ये आधिकारिक वक्तव्य है, क्या कांग्रेस पार्टी का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो दिग्विजय सिंह ने क्लब हाउस चैट में कहा है। उसमें साफ तौर पर दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि ये जमहूरियत को खत्म किया गया है, कश्मीर में कश्मीरियत को खत्म किया गया है, और अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को उसका स्टेटस दिया जाएगा।
राजीव जेटली साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजीव जी, क्लब हाउस चैट को आपने भी सुना होगा, दिग्विजय सिंह के उस बात को आपने भी सुना होगा। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस क्लब हाउस चैट पर? ये एक स्क्रिप्ट का एक छोटा सा हिस्सा है। हम्म। स्क्रिप्ट जो टूल किट में लिखी गई थी, उस टूल किट में विभिन्न लोगों को विभिन्न दायित्व संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। जो जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह जी को दी गई है, वो अपने कार्य का निर्माण कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से अगर हमारी सरकार दोबारा आती है तो हम 370 को वापस लागू करेंगे। मतलब देश के अंदर जो एक संविधान एक विधान की बात हो रही है, उससे अलग हटते हुए एक अलग संविधान अलग विधान की बात करेंगे। कश्मीर को भारत से दूर करेंगे। ये भी एक इनकी टूल किट का एजेंडा है, जो एजेंडा अब सामने निकल के आ रहा है। पहले टूल किट को बनाते वक्त कोरोना को ग्राउंड बनाया गया था। कोरोना के बहाने से देश के अंदर अस्थिरता फैलाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि अब कोरोना के केसेस घटते चले जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता चला जा रहा है, तो अब उन्होंने दूसरी दिशा दी है। अब अलग अलग नए नए दायित्व जो है वो निकल करके आ रहे हैं। राहुल गांधी जी की हिदायत पे दिग्विजय सिंह जी जो आपको क्लब हाउस में डिस्कस करते हुए नजर आए, वही हकीकत है, उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। अब ये देखना यह है कि कांग्रेस ऑफिशियल तौर पे इसके ऊपर क्या बयान देती है, लेकिन ऑफिशियल बयान उनका इससे परे भी होता है तो भी एजेंडा इनका यही है, काम करेंगे वो कि 70 सालों तक लगभग इसी एजेंडे पे चलते हुए 370 को लागू रखा था। नहीं सर, राजीव जी, अगर ये देखें कि अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन दिग्विजय सिंह कोई छोटे मोटे नेता तो कांग्रेस पार्टी के है नहीं। दिग्विजय सिंह की हैसियत कांग्रेस पार्टी में क्या है ये सबको पता है, और दिग्विजय सिंह के बयान को आप ये नहीं कह सकते कि उनका व्यक्तिगत बयान होगा। नहीं, मैं एक बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैंने तो आपको बोला ये टूल किट है, क्राफ्टेड किट है। उस किट का एक छोटा सा बिंदु आपको सुनने को मिला है। ये टूल किट जो इसका स्क्रिप्ट जो लिखी गई है, वो राहुल गांधी जी द्वारा लिखवाई गई है। उसी में विभिन्न लोगों को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। उसमें से एक जिम्मेवारी जो है वो दिग्विजय सिंह जी को दी गई थी कि किसी भी तरीके से कश्मीर को भारत से दूर करके अगर आप कुछ वोट अर्जित कर सकते हैं तो वो करने की कोशिश की। तो राजीव जी, इससे कहीं ना कहीं देश को कमजोर करने के लिए संसद में एक कानून बना, उसके बाद एक चीज को खत्म की गई, तो ये तो कहीं ना कहीं राष्ट्र के खिलाफ भी बात होती है। नहीं, आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी राष्ट्र के खिलाफ, देश को कमजोर करना, ये सब कोई मैटर ही नहीं है इनके लिए। ये डिस्कशन के सोर्सेस नहीं है, इनके डिस्कशन के पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कैसे तोड़ना है, कैसे फोड़ना है, कैसे जातियों के आधार पर बांटना है, कैसे आपको किसी वर्ग विशेष को ये कहते हुए खुश करना है कि हम देखिए अपने ही देश के एक बड़े प्रदेश को अपने देश से दूर कर रहे हैं। किसको खुशी मिलती होगी इससे? कुछ लोगों को खुशी मिलती होगी। किसे खुश करने की कोशिश की जा रही है? सोचने का विषय ये है। तो ये उनकी आज का एजेंडा नहीं है, ये बड़ा पुराना एजेंडा है जो आज तक चलता हुआ है। चलिए राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजीव जेटली प्रवक्ता हैं। प्रमोद कृष्णम साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, वेलकम। ये जो क्लब हाउस चैट है आपने सुना होगा, जिसमें दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो 370 को एक बार फिर से वापस लाया जाएगा, जम्मू कश्मीर को उनका स्टेटस वापस दिया जाएगा। क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक स्टेटमेंट हो सकता है? देखिए, दिग्विजय सिंह जी बहुत बड़े लीडर हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भारत की संसद के सदस्य हैं। तो पहली बात तो ये है कि मैंने उनका बयान डिटेल में नहीं पढ़ा है ना सुना है, लेकिन आप जो कह रहे हैं और आपके चैनल पे जो चल रहा है उस पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि धारा 370 अब हट चुकी है, उसके हटने का फैसला हो चुका है। और धारा 370 के हटने के बाद सारे देश ने उसका वेलकम किया, स्वागत किया है। तो मुझे नहीं लगता कि 370 को दोबारा लगाने की अब कोई आवश्यकता है या इस पर पुनर्विचार करने की कोई जरूरत है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तरीके की बातें करके, इस तरीके की चीजें जब सार्वजनिक होती हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए और ज्यादा गड्ढे बड़े हो जाते हैं?
क्योंकि दिग्विजय सिंह को छोटे मोटे नेता नहीं है यार, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कश्मीरियत को मारा गया। अगर कांग्रेस पार्टी वापस लौटेगी तो हम एक बार फिर से 370 को लेकर आएंगे। देखिए, मुझे नहीं लगता कि दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा होगा कि अगर कांग्रेस लौटती है तो हम 370 को दोबारा लेके आएंगे। जहां तक सवाल है 370 के हटाए जाने का, तो कांग्रेस पार्टी ने जब 370 को हटाने का संसद में प्रस्ताव आया था तो कांग्रेस पार्टी में दो विचार थे। एक विचार था कि 370 गलत हटाया जा रहा है, विचार ये भी था कि 370 को हटाने के लिए देश की जनता की भावना है कि धारा 370 को हटाया जाए। देश की जनता की भावना के साथ कांग्रेस हमेशा से खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। अब सवाल इस बात का है कि आपने कहा कांग्रेस गड्ढे में जा रही है, कांग्रेस हिमालय पर्वत पर जाए या गड्ढे में जाए, ये सोचना कांग्रेस के नेतृत्व पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का काम है। तो मुझे लगता है कि इसमें ना तो बीजेपी को चिंता करनी चाहिए कांग्रेस कहाँ जा रही है, ना शायद आपको इतना ज्यादा गंभीरता से सोचना चाहिए। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस हाईकमान विल डिसाइड व्हाट टू डू। नहीं सर, यहाँ पर क्योंकि कांग्रेस पार्टी, आपने खुद कहा कि कांग्रेस पार्टी उस वक्त 2019 में जब 5 अगस्त को ये फैसला हुआ था उसके बाद 2 हिस्सों में बटी थी, और आपने कहा कि आपने सुना नहीं और दिग्विजय सिंह ने ऐसा कहा नहीं है, लेकिन उस क्लब हाउस चैट में सीधे सीधे दिग्विजय सिंह का यही वर्ड है कि हम उसको वापस लाएंगे, वो ये बात को कह रहे हैं। मैं ऐसा समझना चाहता हूं कि कांग्रेस आज की स्थिति में किस जगह पर है बताने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरीके एक के बाद एक कांग्रेस के बड़े नेता इस तरीके का बयान देंगे तो कांग्रेस कैसे वापस सत्ता में लौटेगी? कांग्रेस जो कोशिशें करती है, अगर 2 स्टेप पीछे आगे बढ़ती है तो फिर कुछ ऐसा बयान आ जाता है कि वो 4 कदम पीछे चली जाती है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। इस देश की आजादी से पहले और इस देश की आजादी के बाद कांग्रेस ने इस देश पर जो शासन व्यवस्था है वो चलाई भी है और इस देश का पूरा विकास भी किया। लेकिन सवाल जहां तक 370 का है तो मैं कहना चाहता हूं, आपने कहा कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बटी थी। बटी नहीं थी, अपने अपने अलग विचार होते हैं किसी पार्टी में। कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्होंने उस वक्त ये बात कही थी कि 370 को हटाया जाना ठीक है और 370 को हटाए जाने पर सरकार का धन्यवाद। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी थे और ऐसे आज भी हैं जो ये मानते हैं कि 370 को हटाना गलत था। मैं अपनी बात को स्पष्ट रूप से इसलिए रख रहा हूँ आपके चैनल पे ताकि लोगों में भ्रम पैदा ना हो। दिग्विजय सिंह जी ने जो बात कही है वो उनका विचार है और वो ऐसा मानते हैं कि इसको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो 370 पर कोई विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 370 अब हट चुकी है और ये मुद्दा अब खत्म हो चुका है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए बढ़ते आगे। कानपुर से अगली खबर है, हैलेट अस्पताल में एक बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। कानपुर का ये चर्चित अस्पताल है हैलेट, जहां पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। मुर्दों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगाए गए, मृतकों के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन निकलते रहे। रिकॉर्ड को जब चेक किया गया है तब यह पूरा फर्जीवाड़ा सामने आया है। कुल मिलाकर 7 मृतकों के नाम पर यह इंजेक्शन जारी किए गए हैं। मरीज की मौत हो गई है, लेकिन मरीज की मौत के बाद उस मरीज के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन को जारी इशू करवाया गया है। अब सवाल ही उठता है कि ये इंजेक्शन इशू जो हुआ है इसको किसने करवाया और वो इंजेक्शन किसको लगा। आपको याद होगा जब आज से 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले रेमडेसिविर को लेकर लोग माथापच्ची कर रहे थे। एक रेमडेसिविर जो 2500-3000 कीमत की आती है वो उसको कोई 40,000 में बेच रहा है, कोई 50,000 में बेच रहा है, कोई 60,000 में बेच रहा है और लोग मजबूरी में खरीद रहे थे। ये भी आई खबर कई जगहों से आई कि सरकारी अस्पताल हो या अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, वही इस काले कारनामे में लिप्त हैं। तो यहाँ पर भी खेल आप समझिए कि मृतकों के नाम पर रेमडेसिविर इशू किया गया और इशू करने वाले कौन लोग होंगे बताने की जरूरत नहीं है, और वो फिर बाहर बाजार में मुंह मांगी कीमत पर बेची जाती होगी। देखिए, वैसे तो ये पर डे के हिसाब से इंडेंट आता है कि जैसे एक मरीज़ में 6 लगते हैं, तो ऐसा नहीं कि मरीज़ को जब, और ये पूरे सिस्टम है वो अप्रूवल के बाद ही ये मरीज़ को मिलता है।
तो इसकी डॉक्टर ऋचा अप्रूव करती हैं, तब मरीज़ को मिलता है पूरा उसका किडनी प्रोफाइल और सारे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि एक मरीज़ को एक ही दिन 6 दे दिए, पर डे के हिसाब से इंडेंट होता है। तो ये नहीं कि जैसे इकट्ठा दे दिए तो फिर वो मर गया तो क्या होगा, आज के नाम पे एक मिलेगा, एक कल के नाम पे मिलेगा, इस तरह से ये इंडेंट होता है। इस बीच अगर किसी मरीज़ की मृत्यु हो जाती है तो फिर वो फार्मासिस्ट वापस कर लेता है। अब क्योंकि पेपर में आया है तो इसलिए अपने स्तर से छानबीन कर रहे हैं। देखिए, आज हमने भी न्यूज़पेपर में जैसे देखा है, करीब 6-7 लोगों की लिस्ट में नाम है, और आपको बता दें मैंने जांच कमेटी बैठा दी है, सारा रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं। उसमें एक डॉक्टर राज तिलक हैं जो अभी लाइव है, जिनको मृत दिखाया गया है। एक विनीता ठाकुर है जो हमारे डॉक्टर DC श्रीवास्तव इलाहाबाद, उनके साले की बेटी थी, जिसकी मौत 29 तारीख है, इसमें दिखा रहे 26 तारीख को। तो ऐसे हम पूरी BHD निकलवाई है और पूरा रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं, और सत्यता को पता करके मैं आपके सामने पूरा ओपन करूंगा, सारा रिकॉर्ड निकलवाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा संज्ञान ले लिया कि माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से मेरे पास फोन। हैलट में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर एक फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। मृतकों के नाम से रेमडेसिविर इंजेक्शन जारी हो गए और वो किसको लगे या किसी को जानकारी नहीं, लेकिन यह प्रकरण अब मुख्यमंत्री के चौखट पर पहुंच गया। मुख्यमंत्री ने हैलट के प्रिंसिपल डॉक्टर आरवी कमल से जल्द रिपोर्ट सौंपने की बात कही है, जिससे कि आगे कार्रवाई हो सके। अब देखने वाली बात यह होगी, इतने बड़े फर्जीवाड़े में आखिर हैलट अस्पताल के कौन से कर्मचारी या कौन से डॉक्टर सम्मिलित है और उन पर क्या कार्रवाई होगी, यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कानपुर के प्रशासनिक अधिकारियों ने भी हैलट के प्रिंसिपल से रिपोर्ट मांगी है। कानपुर से रामजी शर्मा। रामजी शर्मा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। रामजी, इसमें दो राय नहीं है कि अस्पताल के जो नर्सिंग स्टाफ हैं, डॉक्टर जो भी हों, उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें रही होगी और उन लोगों ने इसे बाजार भाव से कई गुनी कीमत में बाहर बेचा होगा। बिल्कुल, मैं आपको बता केंद्र बनाया गया था जहां पर ये साफ तौर पे कहा गया था जिसको भी इंजेक्शन की जरूरत होगी वो यहाँ तक अप्रूवल होगा, उस पर तो रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलेगा। लेकिन जिस तरह का मामला सामने आया है, फर्जीवाड़ा सामने आया, जिसमें साफ तौर पर 7 मृतक ऐसे हैं जिनके नाम से रेमडेसिविर इंजेक्शन जारी तो हुए, लेकिन वो किसको लगे ये एक बड़ा सवाल है। मैं आपको बताना चाहूंगा और गौरतलब भी करूंगा कि पिछले दिनों हैलट अस्पताल के 2 कर्मचारी, एक नर्सिंग स्टाफ को पकड़ा गया था रेमडेसिविर इंजेक्शन को बेचते हुए, जिनकी कीमत करीब 40,000 रुपए की एक इंजेक्शन को बेचा था। इन तीनों मामले जो सरकारी कर्मचारी थे, इन पर राजपाल की कार्रवाई भी की गई। लेकिन इतने बड़े खेल के बाद भी हैलट के प्रिंसिपल हो चाहे प्रशासन हो, इन्होंने किसी तरह कोई सख्ती नहीं बरती। यही कारण होता कि आज फिर एक मामला सामने आया है जिसमें 7 मृतकों के नाम से रेमडेसिविर इंजेक्शन जारी कर दिए। यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ बड़े अधिकारी या कर्मचारी भी इसमें शामिल होंगे जो इस तरह के खेल में शामिल है, क्योंकि बिना किसी संरक्षण के, बिना किसी अधिकारी की जानकारी के इतना बड़ा खेल कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जारी हो जाता है और मृतकों के नाम से जारी होता है। जब रिकॉर्ड सामने आता है तो अभी 7 नाम उजागर हुए हैं, अगर आगे भी जांच होगी तो संभवतः और भी राम जी सामने आ सकते हैं। इस प्रकरण को देखने के बाद तो एक बात समझ में आ रही है कि क्यों रेमडेसिविर को लेकर इतनी मारकाट आज से 1 महीने पहले मची थी, क्योंकि जहां पर से ये डिस्ट्रीब्यूट होना था, असली खेल तो वहीं चल रहा था। जब वहीं पर बंदर बांट चल रही थी, जिन लोगों ने इस पर मृतकों के नाम पर इशू करवाया होगा, इन्हीं लोगों ने बाजार में इसको 40,000 50,000 में बेचा होगा। बिल्कुल सही बात ठीक है। इस वक्त 1 मिनट, इस वक्त सीएमओ साहब खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेपाल सिंह जी हैं। सीएमओ साहब, इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? मृतकों के नाम से रेमडेसिविर इंजेक्शन कैसे इशू हो सकते हैं? नहीं, मृतक के लिए इंजेक्शन इशू होने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है। वो तो साथ के साथ जो भर्ती होते हैं पेशेंट, उसके पूरे डिटेल्स के साथ ही उतना ही एक इंजेक्शन वही उनको डेली के डेली उन्हें वो किया जाता है, लगाया जाता है। ऐसे नहीं हो सकता। यानी आप कह रहे हैं कि ये बात पूरी तरीके से गलत है? बिल्कुल, वो मुझे लग रहा है कोई इसमें गलतफहमी या कंफ्यूजन है। वो इसलिए शायद होगा कि कुछ डेथ अपलोड नहीं हुई थी मेडिकल कॉलेज में, जो वे डेथ तो एक्चुअली वो उसी पीरियड में हुई थी, लेकिन अब वो अपलोड हो रही हैं। सर आप इतने प्रमाणित, क्या आपने कोई इंटरनल जांच करवाया है, उसके बाद आप इस मामले को क्लीन चिट दे रहे हैं? नहीं, मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा। तो मैं क्लीन चिट दे, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा
संभव नहीं है। अगर ऐसा कोई शिकायत मेरे पास आएगी तो उसकी ओर मैं जानकारी करवा लूंगा। नहीं मेरे पास इस तरह की कोई सूचना, आप क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप इस मामले में जांच करवाएंगे। दो चीजें हो सकती है ना सर, अगर मेरे पास कोई वो आएगी तो मैं जरूर जांच करूंगा। आपके पास अभी तक कोई मामला नहीं गया है? नहीं, हम आपको बता रहे हैं कि वहां पर इस तरीके के मामले आए हैं। नहीं बताना नहीं सर, वो तो ये है कि ऑफिशियली देखिए, जब इतने बड़े इंस्टीट्यूशन पे किसी पे अगर मैं जांच करूंगा तो कोई मेरे पास रिटन कंप्लेंट या कुछ होगी। सर अब मृतक को सर नहीं सीएमओ साहब, मृतकों के नाम से रेमडेसिविर जारी हुए, अब कौन आपके पास कंप्लेंट लेकर आएगा? तो वो सूची आ जाए हमारे पास, कोई तो सोर्स होगा, कोई तो तत्व होगा जो ये कह रहा होगा कि इन मृतकों को। लेकिन सर अगर हम आपको बता रहे हैं अगर वो झूठी खबर होगी, नहीं अगर वो झूठी खबर निकली सर तो कौन वो होगा? सर देश की सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी सो मोटो लेती है। अगर आपके जिले में, आपके अधिकार क्षेत्र में एक बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल है, क्या फर्क पड़ता है? बड़े हॉस्पिटल में क्या खेल होते हैं मुझे पता है। अगर वहां पर कुछ हुआ है तो आप इसमें आप मंगवा तो सकते हैं फाइल। मेरे पास वो तो मैं पूछूं तो सही उनसे, कोई मेरे पास सूची हो, कोई हो कि इन्हें जो है, तभी तो मैं जांच करूंगा कि इनकी डेथ कब हुई और इनके नाम पर रेमडेसिविर कब जो है इशू हुआ। कोई सूची होगी तभी तो किसी के पर्टिकुलर वो करूंगा, क्योंकि पेशेंट तो लाखों में रहे हैं। किसकी मतलब है, क्योंकि अगर बिना उसके मैं पूछूंगा तो वो तो यही कहेंगे कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा कुछ सर नहीं आप कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि इस मामले में फिलहाल आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई जानकारी आपके पास नहीं है। अगर हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं सर, तो क्या आप अस्पताल से वो डाटा नहीं मंगवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वही तो कह रहा हूँ मैं। तो मुझे वो सूची मिल जाए कि कितने, जो भी संज्ञान में 10, 20, 50 आए तो फिर जांच तो मैं फिर सबकी करा लूंगा, लेकिन 10-20 कुछ तो ऐसे होंगे कि जिनका ये होगा कि भाई ये आदमियों की डेथ ये जब होगी थी और तब इन्हें रेमडेसिविर इशू करा गया मौत डेथ होने के बाद। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर नेपाल सिंह, सीएमओ कानपुर। फिलहाल सीएमओ साहब की तरफ से कहना है कि ऐसा मामला हो नहीं सकता और अगर जरूरत पड़ी तो वो जांच करवाएंगे, लेकिन उसके उनके पास कंप्लेंट आना चाहिए। राम जी भी मेरे साथ जुड़े हुए थे। राम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही।